नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 13 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज बहुत दिनों बाद फिलिस्तीनियों को छोड़ने का काम इजराइल ने किया और साथ इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक इजरायली ऑफिसर ने साफ तौर पे कहा कि इतनी बड़ी जंग हुई है गाजा के साथ कि 2 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल हो चुके हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो बीमार है या फिर उनको कोई चोट लगी है, वो गंभीर तौर पे घायल हैं और ये घायल वो इजराइल के हमले से हुए हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हाई लेवल मीटिंग इस समय वाशिंगटन डीसी में बैठी है कतर को लेकर। इसमें कतर भी मौजूद है, तमाम और लोग मौजूद हैं। इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही हमास ने ट्रंप के प्रपोजल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, तो कौन सा बड़ा ऐलान है इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। वहीं तेल अवीव में बड़े पैमाने पे ब्लास्ट देखने को मिला है, इस खबर को भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है ना, वो दुआओं का काम करता है। तो आप कमेंट करते रहें कि आप इजराइल के पक्ष में खड़े या फिर फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम खबर जो निकल के सामने आ रही है वो गजा से आ रही है। दरअसल गजा के अंदर बहुत दिनों बाद एक राहत भरी खबर निकल के सामने आई है कि 13 लोगों को इजराइल ने छोड़ दिया है। दरअसल कई महीने पहले इनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद इनको लगातार परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया। जो मेडिकल कर्मी जिन्होंने जांच पड़ताल की, साथ ही जो ह्यूमन राइट ग्रुप वहाँ पे एक्टिव, उन्होंने जब इन लोगों को एग्जामिन किया तो पता चला कि ये तमाम लोग बुरी तरीके से प्रताड़ित हुए हैं। कई महीने पहले इनको अरेस्ट किया गया था। अल जजीरा की ये रिपोर्ट है जिसके हवाले से आपको बता रहा हूँ। इन लोगों को फाइनली छोड़ दिया गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 13 लोगों को छोड़ा गया है। अब क्यों छोड़ा गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है जो अभी आपको आगे आने वाली खबरों में डिटेल में पता चल जाएगी कि आखिर इजराइल ऐसे क्यों मजबूर होकर 13 लोगों को छोड़ देता है। बल्कि इजराइल इससे पहले किसी भी फिलिस्तीनी को छोड़ना नहीं चाहता था। पहली बार ऐसा हुआ कि आराम से बिना किसी दबाव के छोड़ रहा। तो इसके पीछे वजह क्या है वो आप जानिए। दरअसल कल यमन की तरफ से बड़ा हमला देखने को मिला। रिपोर्ट्स अलग अलग हैं, दोनों ही रिपोर्ट आपको बता दूंगा क्योंकि वहां से कोई एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट निकल के सामने अभी तक नहीं आया। दरअसल आज 6:57 के आसपास यहाँ के टाइम के हिसाब से तेल अवीव के अंदर कुछ मिसाइलें आती हैं। इन मिसाइलों की जो डायरेक्शन थी वो यमन से थी, यानी यमन के हुतीज ग्रुप ने मिसाइलें दागी थी। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है, खासकर यहाँ तक तो कंफर्म रिपोर्ट है कि मिसाइलें आई थी। चूंकि मिसाइलों को लेकर बाकायदा सायरन रिंग हुए थे, बाकायदा उसका वीडियो भी है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे मिसाइलें आ रही हैं। बाकायदा आईडीएफ ने प्रोटोकॉल भी जारी कर दिया था कि भाई मिसाइलें आ रही, तमाम लोग सुरक्षित हो जाएं। लेकिन इसके बाद बयान अलग अलग है। आईडीएफ का कहना है, लगभग 20 मिनट बाद आईडीएफ ने कहा कि हमने मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन रेजिस्टेंस फोर्सेस और वहाँ पे आसपास के जो फिलिस्तीनी ग्रुप है उन्होंने अपने बयान में बताया है कि जो मिसाइलें यमन की तरफ से आई थी उसकी वजह से तेल अवीव में कई जगहों पे एक्सप्लोजन देखने को मिले। अच्छा, हुतीज ग्रुप ने भी साफ तौर पे कहा कि हमने जो मिसाइलें मारी थी उससे एक्सप्लोजन हुआ है। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट फोर्सेस का भी यही कहना है कि जो मिसाइलें हुतीज ने दागी थी उससे नुकसान हुआ है। इधर हुतीज ग्रुप का खुद का क्लेम है कि भाई नुकसान हुआ है। इधर आईडीएफ भी खुद कह रहा है कि हाँ मिसाइलें तो आई थी। तो ऐसे हाल में फिर बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि नुकसान कितना हुआ है। और कहीं हुतीज ग्रुप का ये दबाव ही तो काम नहीं कर रहा जो 13 लोगों को छोड़ने का काम इजराइल कर रहा है। चूंकि हुतीज ने बड़े साफ तौर पे कहा है कि भाई ऐसा है, हमारी तुम्हारी पर्सनल कोई लड़ाई कोई रंजिश नहीं है, लेकिन अगर तुम गजा के लोगों को टॉर्चर करोगे, गजा के लोगों को परेशान करोगे, तो फिर ये उम्मीद मत रखना कि हम तुमको जिंदा छोड़ेंगे। और इसी के बाद फिर हमला हुआ। इस हमले में अभी तक कितनी कैजुअलिटी हुई है तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ एक्सप्लोजन देखने को मिले हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही वाशिंगटन डीसी से। वाशिंगटन डीसी में हाई लेवल मीटिंग बैठी है। इस मीटिंग में कौन है? मार्को रूबियो है, डोनाल्ड ट्रंप है, साथ ही कतर के प्राइम मिनिस्टर अल थानी है। ये तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं। चूंकि अल थानी की पीठ में जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने छुरा भोंका है, वो छुरा डोनाल्ड ट्रंप को ही निकालना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के बातचीत करके मामले को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि एक बार कतर हमारे हाथ से गया तो पूरी दुनिया में हमारे ऊपर कभी कोई भरोसा नहीं करेगा।
पूरी दुनिया में कोई हमारा दोस्त नहीं बनेगा, और अगर पूरी दुनिया में हमारा कोई दोस्त नहीं बनेगा तो फिर ऐसे सूरत हाल में हमारे क्या अंजाम होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है स्पेन से। स्पेन ने समन भेज दिया है इजराइल के राजदूत को और उन तमाम ऑफिसर्स को जो स्पेन में मौजूद हैं। समन भेजने के बाद जब ये न्यूज़ निकल के सामने, अच्छा मेरे सामने जब ये न्यूज़ पड़ी तब तो मैं खुश हो गया, चहक गया कि अरे भाई देखो, समन भेज दिया इजराइल को। लगता है स्पेन कोई बड़ा एक्शन लेगा, लगता है गजा के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे। लेकिन सच्चाई और पूरी कहानी क्या है, जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप ताजुब करेंगे। दरअसल इस पूरे मामले की असली कहानी बस इतनी है कि एक बार एक आदमी ने, जो कि इजराइल का ऑफिसर है, उसने साफ तौर पे कह दिया था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इजराइल के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठा रहे हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे ही ये बात स्पेन सुनता है फ़ौरन उसने समन भेज दिया और कहा कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि हम इजराइल के खिलाफ कदम उठाएंगे। यानी इस लेवल का इनको इजराइल से प्यार है कि अगर इजराइल ने अपने मुंह से कह दिया कि इजराइल के खिलाफ जाके यूरोपियन कंट्रीज़ काम कर रहे हैं तो इनको सफाई के लिए समन देना पड़ा कि भाई आओ हमसे बात करो, हम तो तुम्हारे साथ खड़े, तुम हमको गलत समझ रहे हो। ये हाल है यूरोपियन यूनियन का। मुझे लगा इस खबर के माध्यम से आपको बताना चाहिए। और इस खबर के बाद अब आप अगली खबर सुनिए। इजरायली आर्मी का एक एक्स ऑफिसर का मतलब जिसने आर्मी को छोड़ दिया, उस ऑफिसर का बयान निकल के सामने आया है। उस बयान में उस आदमी ने बोला है कि इस पूरी लड़ाई में, जितने दिन से ये पूरी लड़ाई चल रही, इस पूरी लड़ाई में 2 लाख लोगों को इंजर्ड कर दिया गया है, 2 लाख लोगों को बुरी तरीके से घायल कर दिया गया है। और इन 2 लाख लोगों का, आप ध्यान दीजिएगा, इन 2 लाख लोगों का कोई भी मदद करने वाला शख्स नहीं है। यानी जिनके हाथ में चोट लगी है, जिनके पैर में चोट लगी है, जिनको बम से इंजरी हुई है, हॉस्पिटल नहीं है, तो इन्फेक्शन से ये 2 लाख लोग मारे जाएंगे। यानी 2 लाख ऐसे हैं जो आज तो घायल हैं, लेकिन एक एक करके ये तिल तिल के मरेंगे। इतना सब कुछ इजराइल के एक्स ऑफिसर खुद बता रहे हैं। लेकिन स्पेन जैसे देशों को समन क्या भेजना है कि अरे हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने हमें दुश्मन कैसे बोल दिया। इस लेवल का समन चल रहा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही हमास के हवाले से। हमास ने सीज फायर को लेकर बड़ी अपडेट दी है। हमास ने साफ तौर पे कहा है, और हमास के एक लीडर हैं उसामा हमदान ने कहा कि जो कतर के ऊपर हमला होके, यानी इजराइल ने जो कतर के ऊपर हमला करके हमास के लीडरों को टारगेट करने का काम किया है, तो ऑब्वियस सी बात याद रख ले इजराइल और ख़ासकर ट्रंप, कि ट्रंप जो मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा, अब उसका पूरा पत्ता कट गया। मतलब क्या? मतलब सीधा सीधा चैलेंज है ट्रंप को कि तुमने कहा था कि तुम समझौता करवाओगे, तुम मीडिएशन करवाओगे, लेकिन तुम्हारे मर्जी या फिर गैर मर्जी के, कंफर्म नहीं है, तुम्हारी मर्जी या तुम्हारी गैर मर्जी की वजह से कतर में हमास के लीडरों को टारगेट किया जा रहा। तो फिर बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि जब हमारे लीडरों को टारगेट किया जाएगा तो हम कैसे आपसे सीज फायर की बातचीत करें। कतर पे तो हमला हुआ, कतर की तो बात ही क्या करें, लेकिन ट्रंप वहाँ पे बोलते थे कि हम सीज फायर करवाएंगे। तो ऐसे हाल में फिर हमास ने सवाल पूछा और कहा कि अब नेगोशिएशन में ट्रंप का कोई योगदान नहीं होगा। तो अब ट्रंप का पत्ता कट गया और उन तमाम अरमानों पे पानी फेर दिया गया, जिसके बावजूद ट्रंप ये सोचते थे कि चलो कुछ नहीं तो नोबेल प्राइज़ मिल ही जाएगा, इजराइल और गाजा की सीज फायर के बाद नोबेल प्राइज़ मिल ही जाएगा। लेकिन इन तमाम अरमानों की बखिया उधेड़ के रख दी गई। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर कतर पे हुए हमले से निकल के सामने आ रही है कि नेतन्याहू और मोसाद के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। दरअसल एक खबर शुरुआत में तो बड़ी छोटी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे इस खबर की डिप्थ में आप जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि नेतन्याहू इस कदर घिर चुका है कि ये बंदा किसी का सगा नहीं हो रहा और कोई इसका सगा होना नहीं चाहता। पूरी खबर क्या है वो आप डिटेल में सुनिए। दरअसल मोसाद का कहना था कि आपको बंधकों को आज़ाद करवाना है तो आप किसी भी हमास के लीडर को टारगेट ना करें, क्योंकि हमास के 1.5 लाख 2 लाख लड़ाके हैं। 1 को 2 को 100 को 50 को 200 1000 को मार के भी आप हमास को कमज़ोर कर नहीं पाएंगे। हमास के पास 1.5-2 लाख लोगों की जनसंख्या है, वो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके फाइटर हैं। 1 को आप मारेंगे दूसरा फ़ौरन खड़ा हो जाएगा, दूसरे को मारेंगे तीसरा उनका लीडर बन जाएगा और नफरत बढ़ती चली जाएगी। इस वजह से आप एक काम करो, आप हमले बंद करो, एयर स्ट्राइक बंद करो और पहले अपने बंधकों को छुड़ाने का इंतजामात करो। जब बंधक छूट जाए फिर हमास के साथ जो करना होगा वो कर लेना। ये बात मोसाद ने बोली थी, लेकिन इसके बावजूद बिना मोसाद की लूप में लिए, बिना मोसाद को जानकारी दिए इन्होंने एयर स्ट्राइक कंडक्ट कर दी। फ़ायदा क्या हुआ इसका? यही हुआ है कि सीज फायर की बत्ती बना दी गई, फेंक दिया गया।
जिसको टारगेट किया गया था उसको ये मार ना पाए, क्योंकि मोसाद से इन्होंने कम्युनिकेट किया ही नहीं, मोसाद से पूछा ही नहीं कि भाई उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। मारा किसको? उस आदमी के बेटे को। अब वो आदमी घायल सांप की तरह बदला लेगा, फिर से इजराइल पे हमला करेगा, फिर से इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसे हाल में अब सीज फायर की कोई भी उम्मीद दिखती नहीं है, क्योंकि देखिए जिसका बेटा जाएगा, जिसका भाई जाएगा, जिसका अपना खून जाएगा, उसके अंदर बदले की भावना होगी। इसको हम आप टाल नहीं सकते, इसको हम आप काट नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं जिन मोहम्मद हया को टारगेट किया गया और उनके बेटे की मौत हुई, वो बदला जरूर लेंगे। और यही चीज़ मोसाद इनको बार बार चिता रहा था कि भाई साहब ऐसा है, मत करो अभी ये सब, तुम्हारे लोगों की जान को खतरा होगा, हमें क्या है। लेकिन ये समझे नहीं और आज इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर अमेजॉन और एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ से निकल के सामने आ रही है। ऐसी खबरें जब आती हैं तो सुनने के बाद बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये दुनिया कहाँ जा रही है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगा था, मैंने खुद बताया था कि ये अपने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फ़िलिस्तीनियों की लोकेशन डिकोड करते हैं और उसको बता देते हैं। दूसरी खबर मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने मोबाइल्स को हैक करके मदद की। अब इसमें बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि कई सारे ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो फ़िलिस्तीन के खिलाफ काम कर रही है और ऐसी चीज़ों को बंद करना चाहिए। जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि हम फ़िलिस्तीन के पक्ष में कोई काम नहीं करेंगे, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और ये जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन तमाम लोगों को नौकरी से फ़ौरन निकाला जाए। फ़ौरन इसके बाद इन तमाम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। और जैसे इस घटना की शुरुआत हुई, अमेज़ॉन में एक इंजीनियर था जिसने प्रोटेस्ट किया था कि भाई इतना गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी अमेज़ॉन इजरायलियों के साथ पार्टनरशिप में क्यों है। फ़ौरन इस इंजीनियर को भी निकाल दिया गया। यानी जो फ़िलिस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं और किसी भी माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन सबको निकाला जा रहा। तो क्या हमारा आपका फ़र्ज नहीं बनता, हमारा आपका दिल ये कहता नहीं है कि ऐसी कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए? मैं आपसे कहता हूँ, बहुत छोटा चैनल है, ऊपर वाला चाहेगा तो कभी बड़ा चैनल होगा, लेकिन जो भी 10, 20, 50 हज़ार लोग देखते हैं, 50 हज़ार लोग क्या अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो फिर जाहिर सी बात है गज़ा के लिए ड्रामा ड्रूमा करना बंद कर दो, एंटरटेनमेंट की खबरों की तरह देखो और देख के इग्नोर कर दो। जिस हिसाब से अमेज़ॉन लोगों को दबाने का काम कर रहा, सच की, हक की आवाज़ को दबाने का काम कर रहा, अब वक्त आ गया कि हम उस आवाज़ को उठाएं। खैर, आपसे उम्मीद है कुछ आप बड़ा करेंगे। तब तक एक करके अगली खबर का रुख करता हूं। अगली खबर फिर निकल के सामने आ रही फ़िलिस्तीन से। फ़िलिस्तीन के हक में वोटिंग हो रही थी कि फ़िलिस्तीन को नए देश का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। इसके बारे में बाकायदा आज वोटिंग हुई यूएन में। आपको जान के हैरानी होगी कि 142 देश ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हाँ, फ़िलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। वो भी ऐसे मौके पर ये वोटिंग हुई जिसमें कि इजराइल 4 दिन पहले से चिल्ला रहा है कि फ़िलिस्तीन कोई फ़िलिस्तीन नहीं होगा, सब कुछ इजराइल का है। ऐसे हाल में वोटिंग हुई। 142 के करीब देश ऐसे थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि फ़िलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। सबसे पहले वोटिंग करने वाला मेरा देश भारत था। और आपको जान के हैरानी होगी कि 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन को एक देश का दर्जा नहीं मिलना चाहिए और 12 ऐसे कायर गीदड़ देश हैं। मैं इन 10 का भी सम्मान करता हूँ जिन्होंने कहा कि नहीं मिलना चाहिए भाई, या तो इस तरफ हो या तो इस तरफ हो। 12 देश ऐसे हैं जिन्होंने कहा यार मैं वोट नहीं कर पाऊंगा। यानी ये इजराइल की तरफ भी रहना चाहते हैं, ये फ़िलिस्तीन की तरफ भी रहना चाहते हैं। ये बीच के ऐसे दोगले हैं कि जब इन पे मुसीबत पड़ेगी तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और यही इनकी कड़वी सच्चाई और इनके कर्मों का फल होगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर केरल से निकल के सामने आ रही है और इस खबर को बताने का कोई खास फायदा तो नहीं होगा, लेकिन एक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक ऐसा कीड़ा निकल के सामने आया है। कहने सुनने में आपको आसान भाषा में बता रहा हूँ, अभी 2 मिनट में साइंटिफिक भाषा में समझा दूंगा, जो दिमाग को खा रहा है। केरल में टोटल 17 ऐसे केसेस आए, 17 में से 5 की मौत हो गई है। अब साइंटिफिक भाषा में इस खबर को अगर आपको समझाओ तो केरल में दिमाग में एक ऐसा अमीबा पाया गया। अमीबा वो चीज़ होती है जो दूसरों पर डिपेंड होती है। अमीबा मतलब जैसे आपको पेड़ पे जो लताएं चढ़ती हैं वो समझिए। ऐसे ही एक कीड़ा है या फिर एक वायरस कह सकते हैं जो दिमाग में पैदा हो रहा है। केरल में 17 लोगों के दिमाग में पैदा हुआ, 5 के दिमाग को खा के उनको मार दिया। बाकी जो 12 बचे उनकी भी हालत ख़राब है, उनका भी इलाज चल रहा। और अगर टाइम से इलाज नहीं हो पाया तो उनकी भी मौत हो जाएगी। तो अगर आप लोगों के दिमाग में, सर में कोई अजीब सी चीज़ लगे, दर्द हो या फिर अजीब किस्म का दर्द हो, दर्द भी अजब अजब होते हैं,
तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्टेट जरूर कर लें, उनसे बातचीत कर लें। बिना कंसल्ट किए कोई इधर उधर की दवा ना खाएं, अदरवाइज आप अपने घर के कितने जिम्मेदार हैं आपको पता है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर अमेरिका से निकल के सामने आ रही है और अमेरिका ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब एक सवाल पूछना बनता है। दरअसल अपडेट निकल के सामने आ रही है कि चाइना ने भारतीय सैनिकों पे एक ऐसे हथियार का प्रयोग किया था जिससे भारतीय सैनिक पिघल गए थे। 2020 के आसपास की ये घटना है। इस घटना में भारतीय सैनिकों के ऊपर एक माइक्रोवेव लेजर वेपन का इस्तेमाल किया गया। इस हथियार का खामियाजा ये हुआ कि जिस सैनिक के ऊपर मार दिया गया वो सैनिक वहीं पिघल गया। अब बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि अमेरिका के पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कस हो रहा, लेकिन भारत के अंदर इसके बारे में गोदी मीडिया ने जानकारी नहीं दी। हमारी सरकार ने क्या इस खबर को छुपा लिया? क्योंकि अमेरिका ने जब ऐसा लांछन लगाया है चाइना के ऊपर, तो एक तरह से ये लांछन भारत की सरकार के ऊपर भी लगता है कि क्या आपने इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी? आपने आम जनता से इस बारे में क्यों बात छुपाई? क्या आपका कोई और एजेंडा था? गोदी मीडिया से भी सवाल है कि भाई तुम क्यों खामोश थे? अगर ऐसी चीजें हो रही थी तो तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गया था और नहीं जम गया था? तो आपने कोई न्यूज़ 2020 से लेकर अभी तक पब्लिश क्यों नहीं की? हमें ये बात ट्रंप के हवाले से क्यों पता चलती है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल पूछना हर आदमी का फर्ज है, हर आदमी का कर्तव्य है, हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। अपनी सरकार से सवाल आप पूछिए, अपनी गोदी मीडिया से ये सवाल पूछिए कि तुम ये जो 50 हजार करोड़ के अपने ये कंपनीज खोल के बैठे हो, आखिर एक सवाल सरकार से पूछने की हिम्मत और हिमाकत क्यों नहीं है? अगर 60, 62, 64 हजार सब्सक्राइबर लेके प्रखर राजपूत ये सवाल पूछ सकता है तो 64 मिलियन वाले बड़े बड़े चैनल ये सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? ये सवाल है मेरा। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।